हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर पे। तो जैसे दोस्तों हमने पिछली क्लास में लेथ मशीन के पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हमारी लेथ मशीन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग आज फिर 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने टोटल टारगेट लिया है 100 क्वेश्चन करने का लेथ मशीन के, ठीक है। आपके इन 100 क्वेश्चनों में लगभग लेथ मशीन के सभी सवाल जो होंगे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही और भी वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर वाइज, तो जिससे आपको क्या होगा, प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक फ्रेंड्स। और मैंने आपसे कल की वीडियो में 2 सवाल आपसे पूछे थे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट किया करिए प्लीज़। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट प्लीज़ किया करिए उन आंसरों का। तो अभी आपको हम बता देते हैं उनके आंसर क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कल का। निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। दोस्तों, टेल स्टॉक का कौन सा कार्य नहीं होता है? यह ड्रिल अथवा रीमर को धारण करता है, ये कार खंड को धारण करता है, यह टेपर टर्निंग में काम आता है, ये कार खंड को सपोर्ट करने के लिए डेड सेंटर लगाने के काम आता है। तो ठीक फ्रेंड्स, देखिए टेल स्टॉक का कौन सा कार्य नहीं होता है, कार्य नहीं है। देखिए दोस्तों, ये कार खंड को धारण नहीं करता है, ठीक है। टेल स्टॉक जो होता है ये कार खंड को नहीं पकड़ता है, कार को पकड़ने का जो जॉ को पकड़ने का काम होता है ये आपका हेड स्टॉक का होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका आंसर नंबर बी होगा। अब देखिए आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये है लेथ में कार खंड है। तो दोस्तों, लेथ में कार खंड क्या करता है? नहीं घूमता है, घूम सकता है, घूमता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लेथ मशीन में जो जॉब होता है क्या होता है? घूमता है। और हमारा जो कटिंग टूल होता है वो क्या होता है? वो एक जगह रुका होता है, वो नहीं घूमता है, ठीक है। लेथ मशीन में जॉब को घूमना पड़ता है, ठीक है। कटिंग टूल क्या होता है? वो स्थिर जगह रहता है, ठीक है। जैसे आपका ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग करते समय जो ड्रिल होता है वो टेल स्टॉक में फिक्स होता है और जॉब क्या वो घूमता है। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर, ठीक फ्रेंड्स। अब हमने आपको कल के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर बता दिए हैं। अब आज हम लोग शुरू करते हैं अपने 25 क्वेश्चन आगे के, ठीक है। आज भी आपसे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वीडियो के अंत में, तो वीडियो को ध्यान देखिएगा। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आज ही के टॉपिक से संबंधित होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो ध्यान देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। लेथ चैप्टर का आइए शुरू कर। तो देखिए आज का पहला जो सवाल है हमारा, आज का पहला सवाल है हमारा 51 नंबर। स्वतंत्र फोर्जाचक के संबंध में सही कथन है। यानी कि दोस्तों, जो इंडिपेंडेंट फोर्जाचक होता है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? आपका पहला कथन है इसका उपयोग राउंड जॉब के लिए नहीं किया था, इसके सभी जबड़े एक साथ चलते हैं, इसके जबड़ों को विपरीत दिशा में नहीं चलाया जा सकता है, और चौथा है इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ये डी नंबर होगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट चक होते हैं इनके जो चक जा आपका होता है ये इस जा को हम लोग दोनों रिवर्स में भी और पीछे साइड में भी इसमें स्लॉट बना होता है, जिसकी तरह उसे भी हम लोग वहाँ पर राउंड जॉब को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर नंबर डी होगा। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला का जो क्वेश्चन है ये है 52 नंबर। चक स्पेंडल पर बांधते समय क्या करना चाहिए? जो दोस्तों में चक जो होता है, चाहे अब आपका 4 या चक हो, चाहे 3 या चक हो, चाहे 2 या चक हो, ठीक है। जब उसको स्पेंडल बांधते हैं स्टॉक के तो उस समय क्या करना चाहिए? चक को हैंड क्रेन में उठाकर बांधना चाहिए, गाइड वेज पर लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए, चक को स्क्रू जैक पर उठाना चाहिए। तो फ्रेंड, जब हम लोग चक को असेंबल करते हैं स्पेंडल के ऊपर बांधते हैं तो उस समय दोस्तों हमें हमारा बेड ख़राब ना हो सके, और दूसरा हमारा चक अगर छूट जाता है हाथ से तो टूट ना सके, क्योंकि जो चक की बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। इसीलिए हमें लेथ मशीन के बेड के ऊपर लकड़ी का एक लट्ठा रख लेना चाहिए, उस लट्ठे की में ही रख के जॉब चक को स्पेंडल पर बांधना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए असमान कार्य को फेस प्लेट पर बांधने पर बैलेंसिंग की आती है? तो दोस्तों मतलब है कि जब हम लोग फेस प्लेट पर कोई असमान आकारी जॉब बांधते हैं तो उस समय हम लोग फेस प्लेट पर अन्य जो हमारे एसेसरीज होते हैं, जैसे आपका एंगल प्लेट होती है,
तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भार होता है उसका वो बराबर कर लेते हैं। तो उस भार को बैलेंस क्यों किया जाता है, ऐसा क्या कारण होता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है स्पैंडल की गति बढ़ाने के लिए करते हैं हम ऐसा, टूल पर रगड़ पड़ने वाले कटिंग प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं, कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए करते हैं, बिजली की खपत करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए किया जाता है, फेस प्लेट पर असमान आकार की जॉब को बांधते समय बैलेंसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा। अब आ करते हैं अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है ये है 54 नंबर। निम्न में से किस जगह पर फॉलोअर स्टडी रेस्ट को पकड़ा जाता है। दोस्तों जो स्टडी रेस्ट होते हैं ये जॉब को, लंबे आकार की जॉब को, पतले जॉब को सहारा देने के लिए किए जाते हैं ताकि ये टूल के प्रेशर से या वाइब्रेशन से बेंड ना हो जाए, ठीक है। तो स्टडी रेस्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं आपका। एक होता है फिक्स, दूसरा होता है फॉलोअर जिसे हम लोग ट्रैवलिंग भी कहते हैं, और चौथा होता है आपका रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात कर रहा है फॉलोअर स्टडी रेस्ट यानी कि ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट की। तो ये हम लोग कहाँ बांधते हैं, लेथ मशीन में, कैरिज में बांधते हैं, लेथ बेड पर बांधते हैं, स्पैंडल पर बांधते हैं, टेल स्टॉक बांधते हैं। तो दोस्तों फॉलोअर स्टडी रेस्ट जो होता है इसे हम लोग कैरिज के ऊपर बांधते हैं, इसीलिए ये टूल के साथ साथ चलता है, यानी कि इसे कहते हैं फॉलो करता है टूल को, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कंपाउंड स्लाइड से टर्निंग करते समय कैरिज को, जब कंपाउंड स्लाइड दोस्तों हम लोग टर्निंग करते हैं तो क्या किया जाता है, कैरिज को लॉक किया जाता है। लॉक कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं, लॉक नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा जब कंपाउंड स्लाइड से टर्निंग करते हैं तो उस समय हम लोग इसको लॉक नहीं किया जाता है कैरिज को, ठीक फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 56 नंबर। निम्न में से किस कार्य के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ने मैं बताया था आपको भी स्टडी रेस्ट क्यों प्रयोग किए जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है जॉब को पकड़ने के लिए, बी नंबर फेस प्लेट पर बंधे जॉब को सपोर्ट करने के लिए, सेंटर पर बंधे जॉब को सपोर्ट करने के लिए, जॉब को घुमाने के लिए। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ये होगा सेंटर पर बंधे जॉब को सपोर्ट करने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। सेंटर पे जो जॉब बंधे होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए हम लोग स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 57 नंबर। निम्न में से किस प्रकार से बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों जब बोरिंग करते हैं तो उसके लिए टूल जो होता है उसका चुनाव किस आधार पर किया जाता है। अधिक से अधिक लंबा टूल होना चाहिए, छोटे से छोटे परंतु उपयुक्त लंबाई का होना चाहिए, छोटा तथा अनुपयुक्त लंबाई का होना चाहिए, लंबाई तथा मोटा होना चाहिए। तो दोस्तों जो हम लोग बोरिंग करते हैं, जो बोरिंग टूल होता है उसका चुनाव किया जाता है छोटा परंतु जो लंबाई हो उसकी वो उपयुक्त हो, ठीक है। इसका आंसर नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 58 नंबर है। तो इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका बोरिंग टूल की कटिंग एज को किस प्रकार सेट किया जाता है। दोस्तों जब हम लोग बोरिंग करते हैं तो उसके कटिंग एज यानी कि टूल को कटिंग एज से किस प्रकार सेट किया जाता है, ठीक है। सेंटर से 0.5 mm ऊपर, सेंटर से 0.5 mm नीचे रहे, सेंटर से 0.3 mm ऊपर रहे, ठीक सेंटर में रहे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बोरिंग करते समय टूल को ठीक जॉब के सेंटर में रखना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखिए हमेशा जॉब की कटिंग एज जो होता है उसके सेंटर होना चाहिए, जॉब के सेंटर पे टूल रखना चाहिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 59 नंबर। निम्न में से किस कारण से रीमर के कटिंग एजों के बीच में असमान अंतर होता है। तो दोस्तों जो रीमर होता है इसके कटिंग एजों में असमान गैप होता है, ये क्यों दिया जाता है ये बताना है आपको। आपका पहला ऑप्शन है उच्च कोटि की सतह प्राप्त करना, चिप्स को अच्छी तरह से बाहर निकालने के लिए, रीमर को ग्राइंडर में सुविधा करने के लिए, एक ही रीमर से मुलायम व कठोर धातुओं की रिमिंग किया जा सकता है इससे। दोस्तों हम लोग उसे कटिंग एज में असमान गैप इसलिए देते हैं क्योंकि उच्च से उच्च कोटि की सतह पर प्राप्त होती है, यानी अच्छी सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होती है, ठीक फ्रेंड्स। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 60 नंबर। स्ट्रेट रीमर की फीड मशीन रीमर के दौरान कितनी रखी जाती है। दोस्तों जब हम लोग स्ट्रेट रीमर की फीड जो करते हैं तो जब मशीन रीमर दौरान कितनी रखी जाती है उसकी फीड,
ड्रिलिंग की स्पीड के समान रखी जाती है। ड्रिल की फीड से दोगुनी रखी जाती है। ड्रिलिंग की फीड से आधी। ड्रिल का फीड का कोई प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा, जब हम लोग स्टेट रीमर की फीड मशीन की रीमर के दौरान ड्रिलिंग की फीड से दोगुना रखी जाती है। इसका आंसर नंबर बी होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन हमारा क्या है। बोर किए हुए 61 बोर किए गए होल को प्लग गेज द्वारा चेक करते समय क्या करना चाहिए। बोरिंग टूल को सटा लेते हैं। टूल की कटिंग एज को ढक लेते हैं। कैरिएज को दूर ले आते हैं। कार खंड को उतार कर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग प्लग गेज द्वारा बोर किए हुए होल को चेक करते हैं तो हम लोग कैरिएज क्या करते हैं, दूर ले आते हैं हल्का, ठीक है, ताकि वहाँ गैप अपना स्पेस बन सके, जगह बन सके आराम से। आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपका कटिंग स्पीड होता है 62 नंबर। कटिंग स्पीड होता है विस्थापना और दूरी का अनुपात होता है। टूल द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी होती है कटिंग स्पीड। कार्यखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी होती है। कार्यखंड द्वारा 1 मिनट में ली गई दूरी। तो दोस्तों तो इसका आंसर जो है वो इस कटिंग स्पीड होती है कार्यखंड की परिधि पर किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी कहते हैं कटिंग स्पीड होती है। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर नंबर सी होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अब अगला क्वेश्चन है ये है 63 नंबर। निम्न में से रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड किसके समान होती है। तो रफ बोरिंग करते समय जो कटिंग स्पीड होती है किसके समान होती है फ्रेंड्स। आपका पहला ऑप्शन है रफ टर्निंग, बी है ड्रिलिंग, तीसरा है नर्लिंग और चौथा है थ्रेडिंग। तो दोस्तों जब हम लोग रफ बोरिंग करते हैं जो कटिंग स्पीड होती है वो होती है रफ टर्निंग के समान रखी जाती है रफ बोरिंग करते समय। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 64 नंबर। निम्न में से टेपर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो टेपर को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, mm प्रति मीटर में, टेल स्टॉक का ऑफसेट तथा टेपर की लंबाई में, इंडिविजुअल एंगल को डिग्री मिनट में, टेपर प्रति फुट में। तो दोस्तों जो इसका आंसर दे है यह है इक्विलेंडर एंगल को डिग्री में। ठीक है, तो इसमें डिग्री में दिखाया जाता है एंगल को, टेपर को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किसका प्रयोग लेथ पर कार्यखंड का टेपर चेक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों लेथ मशीन पर जॉब के कार्यखंड का टेपर चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। टेपर, प्लग गेज, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, स्टील रूल तथा माइक्रोमीटर द्वारा, साइन बार तथा स्लिप गेज के द्वारा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा टेपर, प्लग गेज तथा टेपर रिंग गेज द्वारा हम लोग लेथ मशीन पर जो कार्यखंड होता है उसका टेपर क्या चेक कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 66 नंबर। मैग्नेटिक चक से पकड़ा जा सकता है। मैग्नेटिक चक से क्या पकड़ा जा सकता है, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, तांबा। दोस्तों मैग्नेटिक चक से पता है आपको मैग्नेटिक चक का प्रयोग क्यों करते हैं, भारी वस्तुओं को पकड़ने के लिए और मजबूत से पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर लोहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन है। निम्न में से किस परिस्थिति में फॉर्म टूल द्वारा टेपर करना उपयुक्त होता है। निम्न में से किस परिस्थिति में फॉर्म टूल द्वारा जब हम लोग टेपर करते हैं, ऐसी कौन सी स्थिति होती है, जब लंबे जॉब में हल्का टेपर हो, जब बोर में टेपर करना हो, जब प्रमाणिक टेपर की आवश्यकता हो, जब टेपर की लंबाई बहुत कम हो। तो ठीक फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा ये होगा आंसर नंबर डी। फॉर्म टूल द्वारा हम लोग का टेपर तब काटते हैं जब टेपर की लंबाई बहुत ही कम होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हमारा क्या है 68 नंबर। निम्न में से कौन सी बीमा टेपर करने के लिए दी जाती है। तो टेपर करने के लिए बड़ा व्यास दिया जाता है तथा टेपर की लंबाई दी जाती है, छोटा व्यास तथा टेपर की लंबाई दी जाती है, दोनों व्यास तथा टेपर की लंबाई तथा टेपर का कोण। दोस्तों टेपर करने के लिए हमें दोनों व्यासों का बताना चाहिए और टेपर की लंबाई बताना चाहिए। ठीक फ्रेंड, तभी आप यहाँ टेपर काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में कौन सी क्रिया की जाती है। ठीक है, तो मात्र टेल स्टॉक
स्पैंडल को ऑफसेट किया जाता है, टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है, समस्त टेल स्टॉक को ही ऑफसेट किया जाता है, मात्र टेल स्टॉक की बेस प्लेट को ऑफसेट किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में हम लोग उसकी समस्त टेल स्टॉक को ही ऑफसेट करते हैं, यानी उसकी पूरी बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, बड़ा व्यास निम्न में से किस जगह पर बनेगा जब टेल स्टॉक को ऑपरेटर की ओर ऑफसेट किया जाता है। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, टेल स्टॉक की ओर बनेगा, हेड स्टॉक की ओर बनेगा, कारखंड के मध्य बनेगा, दोनों सिरों बनेगा। दोस्तों जब हम लोग टेल स्टॉक को ऑपरेटर की और हम लोग ऑफसेट करेंगे तो जो उसका बड़ा हेड होगा जॉब में वो हेड स्टॉक की ओर बनेगा। ठीक फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर निशान की इकाई क्या होती है। दोस्तों टेल स्टॉक पर जब हम लोग टेपर काटते हैं तो उसकी वहाँ बॉडी में नीचे बेस प्लेट पर पीछे डिग्री में निशान अंकित होती है, निशान प्लेट होती है, तो उसमें कौन से निशान लगे होते हैं या कौन सी इकाई लिखी होती है। डिग्री में होते हैं, एमएम में होते हैं, डिग्री व एमएम दोनों में होते हैं, टेपर प्रति फुट में होते हैं। तो दोस्तों जिसमें निशान होते हैं ये होते हैं टेपर प्रति फुट में होते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा टेपर प्रति फुट होगा। ठीक दोस्तों, यानी कि अधिक लंबाई के टेपर थ्रेड काटी आती हैं, तो ये होगा इसका आंसर नंबर डी, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके हम लोग अधिक लंबाई की टेपर थ्रेड्स काटी जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन देखिए 73 है। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर है, निम्न में से कौन सा टेल स्टॉक को ऑफसेट करके किया जाता है। तो दोस्तों ऑफसेट करके कौन सी क्रिया की जाती है, पहला है बाई टर्निंग की आती है, अंदरूनी टेपर टर्निंग, बाहरी तथा अंतः टेपर टर्निंग, अंदरूनी टेपर टर्निंग। तो दोस्तों टेल स्टॉक को ऑफसेट करके बाहरी टेपर टर्निंग की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की 74 नंबर, निम्न में से टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए क्या किया जाता है। फीड की दर को बढ़ाया जाता है, कटिंग स्पीड को घटाएं, नोज रेडियस को घटाएं, नेगेटिव टॉप रैक का प्रयोग करें। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ये आंसर नंबर डी होगा, नेगेटिव टॉप रैक का प्रयोग करें चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की, हमारे आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की। ठीक है, तो 75 नंबर आपका है, इसे पूछ रहा है निम्न में से किस उद्देश्य के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। जॉब को अधिक चाल पर टर्न करने के लिए, पहले टर्न किए गए स्टेप के साथ सकेंद्रता बनाने को, पहले से फिनिशिंग होल के साथ सकेंद्रीय टर्निंग को, मजबूती से जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है यह है पहले से फिनिशिंग होल के साथ सकेंद्रीय टर्निंग करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, दोस्तों मैंड्रिल का प्रयोग जो होता है एक प्रकार से फिक्सचर के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग केवल हॉलो जॉब में ही किया जाता है। ठीक है, तो आज के आपको क्वेश्चन बताएं। ठीक फ्रेंड्स, आपके कमेंट करने से ही हमें हल्का लगता है कि हाँ हमारा जो प्रयास है आपके प्रति वो सफल हो रहा है। ठीक है, आप लोग पसंद कर रहे हैं प्रयास को, हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसमें दोस्तों कोई भी कमी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये कोई कमी लग रही है हमें। ठीक है, तो हम उसे भी दूर करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार, और आप चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ। ठीक फ्रेंड्स, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक फ्रेंड्स, बाय बाय।